नमस्कार, न्यूज 360 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। तो सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। कल किसानों के रेल रोको आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले उन्होंने फूल लगाए, अब जौ और मक्का उगाने की तैयारी है। आज हल चलाकर उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले पुलिस ने कील लगाए किसानों को रोकने के लिए, फिर राकेश टिकैत ने फूल लगाए और अब आप देख सकते हैं कि इसी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है वहां पर अब ये राकेश टिकैत ने जोतने का काम कर रहे हैं। ये चूँकि यहाँ पर मिट्टी काफ़ी सारी है, यहाँ पर गिरवाया गया है मिट्टी, तो अब इनका कहना है कि कुछ और यहाँ पर पौधे या कुछ फसल वसल भी जो है यहाँ पर उगाएंगे। हालांकि तमाम सारी जो मीडिया है वो भी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा रहती है, तो रोज़ कुछ न कुछ राकेश टिकैत जो है वो करते रहते हैं। यहाँ पर सुबह से उनका मिलना जुलना भी लगा रहता है किसानों के साथ में। चक्का जाम भी है रेलवे का, किसान आंदोलन के तहत चक्का जाम भी करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त है, गाजीपुर बॉर्डर पर अब राकेश टिकैत यहाँ हल चलाकर एक प्रतीक के तौर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये रणनीति किसानों की कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा सिंपैथी और जागरूकता लोगों के बीच में पैदा की जाए। रेल का चक्का जाम है और अब उस चक्के जाम को राकेश टिकैत का ये कहना है कि उसमें हिंसा नहीं होने दी जाएगी और उसको जो है वो एक तरीके से फूल देकर और जो सवारियां वहां पर रहेंगी उन्हें पानी और मट्ठा पिलाकर विरोध किया जाएगा। यानी 26 जनवरी की घटना के बाद वो एक तरीके से उन्होंने एक सबक लिया है कि किसी भी तरीके से छिटपुट हिंसा भी ना होने पाए और इसके तहत रणनीति तैयार की है। राकेश टिकैत जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हल चलाने का मकसद क्या है। राकेश जी, ये हल क्यों चला रहे हैं यहाँ पे? इसके पीछे क्या है आखिर? मक्का बोएंगे। मक्का बोएंगे? क्यों भी? क्यों ऐसा क्यों? मक्का क्यों? मक्का बोएंगे। अच्छा, जो बोएंगे जो। तो उसके पीछे भी कुछ रणनीति है क्या? अरे खाली जगह पड़ी बो देंगे। हाँ, हो जाएंगे यहाँ पे कुछ तो होगा धरती में। तो कह रहे हैं पहले आपने फूल लगाया था और अब मक्का यहाँ पे बोएंगे। तो आज सुबह जो फूल लगाया उसको पानी दिया है और अब शाम के वक्त जो है वो हल चलाकर और कह रहे हैं यहाँ पर मक्का और जौ बोएंगे और इस तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। तो अब ये चूंकि क्या है कि सरकार और किसान नेताओं के बीच में जो गतिरोध है वो अभी बना हुआ है, इसका हल कोई नहीं निकल रहा है। सरकार किसानों से भी बातचीत नहीं कर रही है। किसान नेताओं का ये कहना है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल गतिरोध बना हुआ है और गाजीपुर बॉर्डर पर कभी फूल लगाकर कभी हल चलाकर राकेश टिकैत का विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर से सचिन के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कल किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। कल और आज रेलवे अधिकारियों की बैठकों का दौर चलता रहा। रेलवे की कोशिश है कि न ट्रेनें रुकें न रेलवे की संपत्ति का नुकसान हो। किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन को रेलवे गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने तमाम जोन के जनरल मैनेजर के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक के साथ बुधवार को बैठक की। कल को लेके जो है वो हम लोगों ने अपनी आंतरिक बैठक की है। जो रेलवे जोन्स के जीएम्स हैं, पीसीएसईज हैं, ऑपरेशनल हेड है, उन लोगों को सेंसिटाइज किया गया है और उनको कहा गया है कि अपने लोकल स्तर पर राज्य सरकार और कंसर्निंग डीएमएसपी से संबंध बनाते हुए असेस करने के लिए कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और जो हम लोगों के पास पहले से सूचना है उसके आधार पे जो है वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और अधिकारियों को तैनात किया गया है। फिरोजपुर और अंबाला डिवीजन में कुछ ट्रेनों को गंतव्य स्थान से पहले ही रोकने का फैसला लिया गया है। साथ ही हालात को देखते हुए फैसले लेने की भी हिदायत दी गई है। जितना शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये आंदोलन निकल जाए और कम से कम जो है वो परेशानी रेलवे के पैसेंजर्स को हो, उतना ठीक रहेगा। हम इसका प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, संवेदनशील इलाके अगर फिर से बता दें कि कौन कौन से इलाके हैं मोटे तौर पे जहाँ पे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है? जहाँ पे जैसे किसान आंदोलन जहाँ चल रहा है, जैसे पंजाब है, उसके अलावा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, बंगाल है, बिहार का कुछ क्षेत्र है, इन सारे जगहों पे जो है वो सतर्कता बरती जा रही है।
दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के इस रेल रोको आंदोलन का असर देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ने की आशंका है। हालांकि किसान संगठनों ने साफ किया है कि ये काम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और जो भी ट्रेनें हैं उनको बीच रास्ते में नहीं बल्कि स्टेशन पर ही रोका जाएगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। उन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर के आपराधिक मानहानि का मुकदमा उन्होंने किया था। अदालत ने कहा कि रमानी के लेख के कुछ हिस्से मानहानि लायक जरूर हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न की शिकायत का उचित तंत्र हमारे पास नहीं है। ऐसे मामलों में महिलाएं अक्सर चुप रह जाती हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने पर महिलाओं को सजा नहीं दी जा सकती। और प्रिया रमानी ने इस फैसले पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित थी मगर उन्हें आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया। Despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my two witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team, who believed in me and in the wider cause. They put their heart and soul in this case. Thank you so much. इस मामले में अदालत ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा है कि महिलाओं को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। सामाजिक हैसियत का व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न कर सकता है। यौन शोषण गरिमा और आत्मविश्वास से दूर ले जाता है। प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर संरक्षित नहीं किया जा सकता। समाज को अपने पीड़ितों पर यौन शोषण और उत्पीड़न का प्रभाव समझना चाहिए। महिलाओं को अधिकार है कि वो अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अपना मामला डालें। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात की वजह से वर्षों तक बोल नहीं पाता। महिला को यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। How do you feel? We both feel amazing. No, I think it's a great moment for all of us. I think for Priya particularly because she was the one who took the brunt of the case, the criminal prosecution. So really, this is a vindication of her truth and the truth of the other women who supported her through this trial, both inside court and outside court. I hope it will make more women speak up, and I also hope it will discourage powerful men from filing false cases against women who share their truths. टूल किट मामले में निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्हें 3 हफ्ते की अंतरिम राहत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। निकिता ने हाई कोर्ट से जमानत मांगी। इसके पहले टूल किट मामले के एक और आरोपी शांतनु मुलुक को भी जमानत मिल चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे डिलीवरी बॉयज पर कैसे पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार पड़ रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार पर तलवार लटकने लगी है। यहां कांग्रेस के 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि एक को बर्खास्त कर दिया गया है। विपक्षी पार्टी NR कांग्रेस और बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इस बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाए जाने से सियासी पारा और चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक जब पुडुचेरी पहुंचे तो इस छोटे से राज्य में एक सियासी तूफान ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के 2 मंत्रियों समेत कुल 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और 5वें विधायक धन्नावेलु को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। 33 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की तादाद महज 10 रह गई है। सहयोगी दल DMK के 3 और 1 निर्दलीय विधायक के साथ आंकड़ा 14 का रह गया है। विपक्षी दल NR कांग्रेस और बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने की बात कहते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की है। It is not minority. Actually, only one resignation now accepted. The other 2 people have resigned earlier. We are not in minority. So how many
MLA's support you have at the moment, sir? We have got majority support. दूसरी तरफ उपराज्यपाल किरण बेदी को बर्खास्त कर दिया गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बेदी को इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि उन पर कांग्रेस समांतर सरकार चलाने का आरोप लगा रही थी, जिसका आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता था। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी AINRC भी नाराज थी, जिसके साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की पूरी साजिश चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार को हटाने की है। पहले से ही चंद राज्यों में सिमटी कांग्रेस के लिए सोचने की बात यह है कि आखिर क्यों इस छोटे से राज्य में भी वो अपने मंत्री और विधायकों को साथ नहीं रख पा रही। दिल्ली में अखिलेश शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। देश में कई जगह पेट्रोल की कीमतें शतक पूरा कर चुकी हैं। डीजल के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। इस इजाफे का सीधा असर खाने और दूसरी जरूरी चीजों की डिलीवरी करने वालों पर पड़ा है। कुछ का हाल तो ये है कि उन्होंने बाइक खड़ी कर साइकिल उठा ली है। इसके अलावा टैक्सी कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। क्या मैनेज करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना महंगा हो गया है कि अब गाड़ी से जो हम करते थे अब साइकिल से कर रहे हैं। जितेंद्र मालाकर स्विगी में काम करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के बाद उन्होंने अपनी बाइक छोड़ साइकिल से सफर करना शुरू किया है। जहां पहले वो दिन में करीब 20 जगह खाना पहुंचाते थे, वहीं अब मुश्किल से दर्जन भर जगहों पर जा पाते हैं। दिक्कत यह है कि कमाई कम हो, कर भी क्या कर सकते हैं। अब जो तो काम है तो काम करना है। अजय कुमार जैसे दूसरे लोगों को तेल पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन उनका कहना है कि और कोई चारा भी नहीं है। पॉकेट से ज्यादा खर्च हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है। हम जो 130-140 रुपए के पेट्रोल भरा के हम सुबह से शाम तक अपना काम किया करते थे, अब वही जो है हम 180-170 रुपए का तेल भराना पड़ रहा है। राजस्थान में तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर टैक्सी के कारोबार पर पड़ा है। पहले ही पर्यटन पर निर्भर रहने वाला ये कारोबार महामारी आने के बाद चौपट हो गया था और रही सही कसर तेल के बढ़ते दामों ने पूरी कर दी है। राजेश शर्मा 80 के दशक से टैक्सी के कारोबार में हैं। उनके पास 40 से ज्यादा गाड़ियां हैं। 5 सितारा होटलों में काउंटर हैं, लेकिन विदेशी यात्री तो आ नहीं रहे हैं और देसी मुसाफिर भी अपनी ही गाड़ियों से सफर कर रहे हैं, जिससे टैक्सी कारोबार अब भी पनप नहीं पाया है। 2013-14 में जहाँ तक मेरे को ध्यान है, फ्यूल प्राइस 50 रुपीज़ थी डीजल की, अगर मान के चलें। आज की तारीख में डीजल की कॉस्ट नियर अबाउट 85.75 है। उसके हिसाब से अगर रेट्स लें तो हार्डली 5 और 10% भी इंक्रीज़ नहीं हुआ होगा। टूरिस्ट नहीं आएगा तो होटल में भी जाना और होटल में भी बाहर काम करना कोई यूज़ नहीं है। पर्यटन और टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये एक दोहरी मार है। पहले ही पैंडेमिक के बाद जो पर्यटक है वो कम ही राजस्थान आ रहा है और अब बढ़ती जो ईंधन के दाम है, जो बढ़ते ईंधन के दाम है, उसके कारण टैक्सी व्यवसाय के लिए भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। पटना से मनीष कुमार के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।